नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कली इन ब्रिक। ब्रिक में जो एल्कली प्रेजेंट होती है तो कौन सा जो है इसमें दोष जो है प्रकट होता है सामने। तो जो आपका जानते होंगे इफ्लोरोसेंस, हमने आपको बताया था। जब इफ्लोरोसेंस याद करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंडनेट टेस्ट करते हैं ब्रिक का। ब्रिक को क्या करते हैं, पानी में आधा से कम जो है ऊंचाई जो उसकी पानी में डुबो देते हैं उसको, और कुछ भाग जो है ऊपर रखते हैं, पानी में नहीं डुबोया रहता है। तो फिर पानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा ब्रिक में ऊपर चढ़ता है, तो उसके सराउंडिंग जितने भी जो है अल्कलीज होते हैं उनको घोल लेता है आपस में, और घोलने के बाद उसको सतह पर ले आता है। सतह पर लाने से क्या हो जाता है कि उसमें व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर 10% से कम है, व्हाइट पैचेस का मान लेस देन 10% है तो आपका स्लाइट कहलाएगा। अगर 10 से 50% के बीच में है तो मॉडरेट कहलाएगा, और अगर 50 से ज्यादा है तो क्या, सीवियर कहलाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसमें ब्लोटिंग दिया हुआ है। ब्लोटिंग क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था कि सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक्स्ट्रा स्पंजी स्वैलन मास आ जाते हैं, मतलब ब्रिक के सरफेस पर कुछ मास जो है जमा हो जाते हैं, तो उसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। ब्लैक कोर क्या होता है, कार्बोनेशियस मैटर अगर ज्यादा हो जाते हैं ब्रिक में, कार्बोनेशियस मैटर अगर ब्रिक में ज्यादा हो गए तो ब्रिक के अंदरूनी भाग में काला पड़ जाता है, तो उसी को हम ब्लैक कोर कहते हैं। क्रैक्स जनरेट होते हैं एल्युमिना के कारण। एल्युमिना की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसमें संकुचन ज्यादा होगा, संकुचन ज्यादा होगा तो क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गया ना। तो पहले का फोर्थ हो जाएगा आपका क्या, पहले का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ब्यूचरी प्रोसेस इज यूज्ड। हमने आपको पिछले जो है क्लास में बताया, जितने सारे प्रोसेस होते सारे बताया, तो उसमें ब्यूचरी प्रोसेस हमने बताया था कि ग्रीन टिम्बर होता है, उसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स को अंदर भेजने के लिए, उनका जो है क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन करने के लिए हम क्या कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, ब्यूचरी प्रोसेस। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड है व्हाट इज द परसेंटेज सीमेंट ऑफ एस्फाल्ट, परसेंटेज कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट इन द कटबैक एस्फाल्ट। ठीक है, कटबैक एस्फाल्ट जो होता है, कटबैक कैसे होता है, ठीक है, कटबैक क्या होता है कि गर्म करते हैं फिर ऊपर जो जाता है फिर जो वापस आता है उसी को हम कटबैक कहते हैं। ठीक है, तो कटबैक जो एस्फाल्ट होता है उसमें परसेंटेज ऑफ एस्फाल्ट कितना होता है, तो जब एस्फाल्ट से ही बनाया जाता है लगभग 80% होता है, तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमिन रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स यूज। हमने आपको कई बार बताया रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स जो यूज करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो कौन सा, चौथे का दूसरा सही हो जाएगा, चौथे का दूसरा सही हो जाएगा। रिंग एंड बॉल टेस्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए करते हैं। ठीक है, और सॉफ्टनिंग पॉइंट में जो डाया ऑफ बॉल लिया जाता है वो 9.5 सेंटीमीटर सॉरी mm 9.5 mm या 0.95 सेंटीमीटर है ना, ये चीज होता है ना। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड्स बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज नोन एज। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन आपकी एनुअल रिंग से, आपका ये टिम्बर का क्रॉस सेक्शन दिया है, ये आपकी एनुअल रिंग्स है, दूसरी एनुअल रिंग है, तो इनके बीच में क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए, गैप आ जाए, क्या हो जाए, गैप आ जाए। तो इस सेपरेशन को क्या कहते हैं, जो पूरी लंबाई में होगा टिम्बर के, तो इस सेपरेशन को क्या कहते हैं, शेक्स बोलते हैं, शेक। शेक पांचवे का तीसरा सही हो जाएगा, पांचवे का तीसरा। और बाकी जो है रिंडगाल नॉट्स और ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलते हैं छठवें की तरफ। छठवां है हमारा, which of the following seasoning method is adopted for the rapid seasoning of timber on large scale to obtain any desired moisture content। आपको अपने हिसाब से सब कुछ रखना है, जल्दी प्राप्त करना है सीजनिंग करके टिम्बर को, और जो मॉइस्चर कंटेंट आपका 12% या 15% होता है उसको इग्नोर करके अपने हिसाब से आपको मॉइस्चर कंटेंट रखना है। तो आप किल्न जानते हैं ना, जो आपको भट्टा बोलते हैं, किल्न सीजनिंग करेंगे। कौन सा, किल्न सीजनिंग। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, छठवें का थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवें की तरफ। सातवां हमारा है व्हाट इज द जेल स्पेस रेशियो ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कंक्रीट इफ द कंक्रीट इज मेड विद 60 ग्राम ऑफ सीमेंट विद द वाटर सीमेंट रेशियो 0.65। अगर आपका जो है क्यू दिया है, क्यू क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है, क्यू आपका दिया है कितना, 600 ग्राम, 600 ग्राम आपकी सीमेंट की मात्रा दी है, और 0.65 आपका क्या दिया है, वाटर सीमेंट रेशियो।
0.65 दिया है, तो ठीक है, तो मतलब वाटर का वेट अपॉन सीमेंट का वेट क्या हो जाएगा 0.65। सीमेंट का वेट आपको पता है, तो वाटर का वेट क्या हो जाएगा 0.65 इंटू 600, ठीक है। तो इसको गुणा करिए, कितना आएगा 0.65 इंटू 600 करिए, 0.65 इंटू 600 कितना हो जाएगा 390 ग्राम आपका। 390 ग्राम आपका क्या हो गया वाटर। आपको पता है गामा डी मतलब गामा वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर हम इसका आयतन निकालें, ठीक है, आयतन कितना हो जाएगा, आयतन आपका हो जाएगा, मतलब इसी में 390 में हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 390 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा क्यों करेंगे भाई, भाग देंगे, डेंसिटी आपको दी है तो डेंसिटी से भाग दे देंगे इसमें वेट में, तो इतना 390 सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, जेल स्पेस रेशियो। जेल स्पेस रेशियो बराबर होता है 2.06 इंटू 0.319 क्यू इंटू हाँ ठीक है 2.06 इंटू 0.319 क्यू अपॉन 0.319 क्यू प्लस BW, इसमें आप रख दीजिए 2.06 इंटू 0.319 इंटू 600 ग्राम आपका प्लस 0.319 इंटू 600 प्लस BW आपका सेंटीमीटर क्यूब में होता है 390। तो निकालिए इसको, कितना होता है 2.06 इंटू 0.319 इंटू 600 अपॉन 0.319 इंटू 600 प्लस 390, है ना, कितना आ जाएगा 0.678। 0.678 आपका ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन में दिया कि नहीं 0.678, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 7 का थर्ड। समझ में आया भैया, ठीक है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। द कंक्रीट सैंपल इज क्योर्ड 15 डिग्री, 15 डिग्री पर आपका जो है कंक्रीट सैंपल को क्योरिंग की जाती है। टेम्परेचर आपका दिया है 15 डिग्री, कंक्रीट सैंपल क्योर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री, टेम्परेचर आपको दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और 28 डिग्री, टी आपको दिया है 28 डिग्री, और जो है पूछा गया है कि अगर माइनस टेम्परेचर ओरिजिन -11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और तब इसका मेच्योरिटी क्या होगी। हम आपको बताए थे मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट बराबर होता है सबमिशन ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम, टेम्परेचर इनटू टाइम, ठीक है। तो आप सबमिशन पहले टेम्परेचर का निकाल लीजिए, टेम्परेचर का सबमिशन कितना हो जाएगा, देखिए ये जो साइन होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, साइन को नहीं लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, 26 गुणे 28 आप करिए, 28 डेज है आपका, ये टी डेज है 28 डेज, ठीक है। तो 26 इंटू 28 करिए आप, कितना आएगा 26 इंटू 28 728। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन 728 आपकी क्या की मेच्योरिटी, मतलब 8वें का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ रहा है भैया, ठीक है, इसको सब जानते रहिए। 9वां क्वेश्चन है आपका, 9वां क्वेश्चन है द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट व्हिच आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इंपार्ट कलर। कलर जो प्रोवाइड करता है वो पिगमेंट होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पिगमेंट। ड्रायर का काम क्या होता है, जल्दी सुखाना। एडल्ट्रेंस का काम क्या होता है, आयतन को बढ़ाना। सॉल्वेंट का काम क्या होता है, घोलना, है ना, तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप क्या हो जाएगा 9वें का थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन है इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम ऑफ द मीन डायमेंशन द एग्रीगेट इज कार्ड। 0.6 का मतलब 3/5 से कम है आपका एवरेज साइज से, तो आपका क्या फ्लैकी एग्रीगेट कहलाता है। और अगर 9/5 से ज्यादा है एवरेज एग्रीगेट से इसकी साइज, तो क्या कहलाता है, एलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10वें का सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इज मेजर्ड इन। एक्सप्लोजन का जो हम एस्टिमेशन आपको पढ़ा रहे हैं, एस्टिमेटिंग में आपको देखिएगा जो आज का लेक्चर आपका आया होगा उसमें हमने बहुत सारे क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताए हैं, तो उसमें आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो ये क्या होगा किलोग्राम में, 11वें का फोर्थ, ठीक है, किलोग्राम में एक्सप्लोसिव आपका मापा जाता है, ठीक। चलते हैं 12वें के तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थवर्क to brickwork in the superstructure in long wall and short wall। आज ही का लेक्चर आप देख लीजिए, क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग वॉल जैसे जैसे हम सुपर सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो लॉन्ग वॉल की लंबाई घटती जाती है, और अगर जो है शॉर्ट वॉल हम जैसे सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो शॉर्ट वॉल की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, लॉन्ग वॉल की लंबाई पूछा गया है, तो इट वैल्यू विल डिक्रीजेस। तो पहला ऑप्शन 12वें का पहला, आप हमारा लेक्चर जरूर देखिए आज का,
जो एस्टिमेटिंग आप पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन एस्टिमेटिंग से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। चलते हैं 13 क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है रुपए में आपको याद करना है ऑफ द बिल्डिंग विद टोटल प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया आपका देखिए टाइप ऑफ एस्टिमेट हमने आपको पढ़ाया था, तो जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है किसमें आता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आता है, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आता है, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया आपका बिल्डिंग का दिया है 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। प्लिंथ एरिया जो आपका दिया है 500 मीटर स्क्वायर है, 500 मीटर स्क्वायर दिया। द रेट ऑफ प्लिंथ एरिया जो है दिया 3000 पर स्क्वायर मीटर, रेट आपका दिया है 3000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, है ना, 3000 मीटर रुपए पर जो है पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड कंटिजेंसी 7% और 5%। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए हमने जब बताया था आपको, तो बताया था अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग निकाल दीजिए। तो कुछ लड़कों ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर अगर हम जो है इस परसेंटेज को जोड़ के निकालें तो जो है क्या आएगा। देखिए हम क्या बताए थे आपको, अगर मान लीजिए आपका टोटल कॉस्ट 10,000 आ रहा है, ठीक है, 10,000 में आप इसमें ऐड क्या करना था आपको, 1,000 में आप मान लीजिए 1,000 में हमने क्या कहा था 7% को आप ऐड कर दीजिए, 1,000 का 7% ऐड कर दीजिए, प्लस 1,000 का क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, जितना इसमें कितना दिया है 5%, हमने ये आपसे कहा था, है ना। तो आप लोग जो मैसेज कर रहे थे भाई बात वही हुई, ठीक है। आप इसको क्या करिए 1,000 को कॉमन ले लीजिए, तो 7/100 प्लस 5/100 मतलब परसेंटेज को ऐड करके भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बात एक ही आती है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होया करिए, ठीक है। चाहे आप कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे, बात देखिए ना, समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा लगा कि आपने मैसेज किया अपने तरीकों को, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। बात करते हैं तो इसका पहले आप टोटल कॉस्ट याद करिए। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, मतलब कॉस्ट ही याद करिए, टोटल अभी बाद में जब ऐड होगा तो कॉस्ट हो जाएगा 500 गुणे 3000, ठीक है। कितना हो जाएगा 15,000,000 इतना हो गया आपका रुपया, ठीक है। अब गिनिए कितना हुआ। अब बात करते हैं इसमें 7% 5% को भाई अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। 7 + 5 बराबर 12% मतलब 0.12, इसका 0. मतलब 15,000 प्लस 00 प्लस 15,000 इंटू 0.12 कर दीजिए, आप निकाल लीजिए कितना आएगा, निकाल के बताइए। एक 168 4 बार 0 कितना आ गया, 168 4 बार 0, है ना। गंवार टीचर पढ़ा रहा है आपको, तो कितना आ गया आंसर आपका। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया, 13th का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th है हमारा। 14th क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर वॉल ऑफ 4 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर हाइट 300 mm थिक इफ रेट ऑफ प्लास्टरिंग 12 पर स्क्वायर मीटर। देखिए आपको दे दिया है थिकनेस से आपको मतलब ही नहीं होता है, आपको प्लास्टरिंग वर्क किसमें मीटर स्क्वायर में नापना होता है, और रेट जो दिया है वो भी मीटर स्क्वायर में दिया है। तो थिकनेस तो आप भूल ही जाइए, थिकनेस को भुलाइए, कहिए भाई आप जाइए यहाँ से है, और एरिया आप निकाल लीजिए। एरिया आपको कितना हो जाएगा 4 मीटर गुणे 3.5 मीटर, और इसका रेट कितना है पर स्क्वायर मीटर का 12 रुपए। बड़ा सस्ता प्लास्टर है यार। तो कर दीजिए आप इसको 4 गुणे 12 गुणे 3.5 168 रुपए। गजब, ऐसा प्लास्टर यार कोई करता हो तो बताओ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, 14वें का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया, ठीक है, बताते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन है आपका। 15th क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सिल ऑफ विंडो। सिल की जो होती है मेजरमेंट आप इसमें करते हैं स्क्वायर मीटर में, हम आपको पढ़ाए हैं। सिल की मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में करते हैं। वुड वर्क केवल कहा तो मीटर क्यूब में करते हैं। जो आपकी पोस्ट वगैरह होती हैं, फ्रेम होते हैं जो आपके किसके डोर या विंडो के, उसको मीटर क्यूब में करते हैं, और जो सील होता है उसको मीटर स्क्वायर में। तो 15 का 4th, ठीक, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 व्हिच आर द फॉलोइंग एरिया इज इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में कौन सा इंक्लूड किया जाएगा, हमने आपको दोनों बताया है। कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता एस्टिमेटिंग में, कौन सा इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें देखिए एरिया ऑफ लॉफ्ट नहीं किया जाता, कॉर्निस नहीं किया जाता, टावर ऑफ प्रोजेक्टिंग जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है उसको नहीं किया जाता। तो बचता क्या है, एरिया ऑफ बरसाती एंड टेरेस लेवल। तो यही ऐड किया जाता है 16वें का सेकंड, ठीक,
अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग? डिप्रिसिएशन के मेथड कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, कांस्टेंट परसेंटेज रेट मेथड, तो इसमें शायद कांस्टेंट परसेंटेज रेट मेथड ही दिया है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17वें का पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है हमारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसका कैपिटलाइज वैल्यू किसका प्रोडक्ट होता है? हमने आपको बताया था कॉस्ट इनटू ईयर परचेज। ईयर परचेज क्या होता है आपका? ईयर परचेज होता है 1/r या 100/r कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें? वही एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेज, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 18वें का फोर्थ। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बोलते सही है, यहाँ लिखने में गलती हो जाती है, तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकती है, लेकिन हम बोलते सही हैं, तो उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी किसी लेक्चर में हमसे हो गई है गलती, लेकिन हमने बोला सही है ना, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं 19th की तरफ। जो है 19th क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेशन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग साइज 3 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। साइज ऑफ फुटिंग दिया है आपका, साइज ऑफ फुटिंग 3 मीटर इंटू 4 मीटर दिया है, 3 मीटर इंटू 4 मीटर। देखिए लास्ट लाइन में थिकनेस ऑफ फुटिंग भी दी है 600 mm, तो 0.6 मीटर, है ना। ये आपकी टोटल क्वांटिटी निकल के आई। पहले इसको निकाल लीजिए आप, मटेरियल निकालना है तो पहले कितना आयतन का मटेरियल निकालना है आप ये निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 7.2 मीटर क्यूब के लिए आपको निकालना है कंक्रीटिंग का, 7.2 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीटिंग का निकालना है। और कंक्रीट किस कौन सी है? 1:2:4, ठीक है। ये आपका हो गया गीला मसाला। अब बात करते हैं सूखा मसाला। तो 1 मीटर क्यूब के लिए सूखा मसाला कितना होता है? 1.54 मीटर क्यूब। तो 7.2 के लिए कितना होगा? 1.54 इंटू 7.2। आज के बाद वाले मतलब परसों वाले लेक्चर में हम यही रेट एनालिसिस ही पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे इसमें, एस्टिमेटिंग में पूरा अच्छे से बताएंगे। 7.2 इंटू 1.54 तो 11.088, ये आपका सूखा मसाला हो गया, ठीक है। अब बात इसमें किसको निकालना किसको है? कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मतलब 4 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या करिए, इसको आप 4, 2, 6 एक साथ से भाग दीजिए, गुणे 4 से गुणा कर दीजिए, है ना, यही तो हो जाएगा। तो आपका कोर्स एग्रीगेट निकल आएगा, बटे 7 गुणे 4, 6.336 मीटर क्यूब। आंसर तो इसमें जो है कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोलेटेड फुटिंग। 3 मीटर गुणे 4 मीटर और 600 mm दिया है, ठीक है। 3 इंटू 2 हमने यहाँ 4 मीटर कर दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो इसका ये आधा आ जाएगा, है ना, आधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया है ये भी आपका आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। समझ में आया ना? 6.336/2 तो 3.168 मीटर क्यूब, है ना। तो समझ में आया कैसे कर दिए? तो 19वें का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, थर्ड सही। ऐसे आप मत करिएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एक्चुअल साइज इन mm ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए मॉड्यूलर ब्रिक पूछा है तो 190 गुणे जो है 90 गुणे 90 क्या mm, है ना, ये आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें जो है नॉमिनल की तो 200 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? पहला, 20वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21वें की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। कौन सा नहीं सही है? तो देखिए लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंसेस, 2 रेफरेंसेस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का लोकेशन ज्ञात करना, पहला सही है। द मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड विद द लोअर डिग्री ऑफ प्रिसिजन। देखो आपको जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको लोअर डिग्री ऑफ प्रिसिजन से, और जो आपके माइनर पॉइंट्स होते हैं उनको जो है हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन से मेजर किया जाता है। ये आप एकदम नोट करके लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो लोग इसको उल्टा समझ के गलत कर देते हैं, लेकिन सही यही होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन होता है होल टू पार्ट होता है, ना कि पार्ट टू होल, ठीक है। तो होल टू पार्ट होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 21st का फोर्थ, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है। 21st के बाद 22nd आपका क्या है? 22nd है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल डज
सो वेल कंडीशन ट्राइंगल। कौन सा ऐसा ट्राइंगल का सेट है जो आपको जो है बेल ट्राइंगल का सेट जो है शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बेल ट्राइंगल का कंडीशन क्या होता है, 30 डिग्री से 120 डिग्री के अंतर्गत होना चाहिए कोण, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, 35 80 65, चौथा देखिए 22 का चौथा 35 80 65, यही सही है, ठीक है। अब चलते हैं 23 की तरफ। 23rd आपका क्या है, 23rd है कि अगर आपकी कैलकुलेट द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक बेरिंग दी गई होगी और ट्रू बेरिंग दी गई होगी। अगर डेक्लिनेशन की बात किया है तो ये दोनों जो है दी गई होंगी, तभी तो आप निकालेंगे डेक्लिनेशन। तो बात करते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की, ठीक है। तो दिया है आपका मैग्नेटिक बेरिंग दिया है नॉर्थ से 81 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 81 डिग्री ईस्ट दिया है, और नॉर्थ से 77 डिग्री ईस्ट जो है आपका ट्रू बेरिंग दिया है। आप बना लीजिए, ठीक है। ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ मतलब ये आपकी ट्रू बेरिंग यहां से दिखाएंगे कितना, 77 डिग्री ईस्ट, 77 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये आपकी ट्रू लाइन हो गई, है ना। और ये जो बता रहा है 81 डिग्री जो है ईस्ट है, मतलब यहां से आपका 81 डिग्री पीछे आपका क्या हो जाएगा, 81 डिग्री पीछे यहाँ पे क्या मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ से 81 डिग्री इस जो है लाइन की 81 डिग्री ईस्ट में आपकी क्या बनेगी, जो है लाइन बनेगी। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस होगा यही आपका क्या कहलाएगा, 81 - 77, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 डिग्री किसमें, वेस्ट में, 4 डिग्री वेस्ट में आपका क्या है, डिक्लिनेशन है। समझ में आया ना। आप जो है फॉर्मूला याद करके करते होंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 डिग्री वेस्ट में आपका हो जाएगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए -4 डिग्री वेस्टवर्ड, ये गलत दिखा हुआ है, ठीक है। माइनस नहीं रहेगा, केवल रहेगा 4 डिग्री वेस्टवर्ड। क्या रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, 4 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन आपका सही ही नहीं है एक्चुअली में देखा जाए, ठीक है। लेकिन आप जो है इसको समझ के जाइए कि 4 डिग्री वेस्टवर्ड में होगा, ठीक है। तो 23rd का हम आंसर लिख लेते हैं 4 डिग्री वेस्टवर्ड, है ना। ये चीज माइनस लग गया तो वेस्टवर्ड लिखने की क्या जरूरत है, अगर वेस्टवर्ड लिखें तो माइनस क्यों लिखें, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 24th की। 23rd के बाद हम 24th पर आते हैं। द बैक साइड ऑफ रीडिंग टेकन एज अ लेवल, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, बड़ा न्यूमेरिकल आ रहा है यार, हैं। क्वेश्चन करने तो मजा आ रहे होंगे, न्यूमेरिकल वाले काफी मजा देते हैं ना। तो लिखा है द बैक साइड आपको दिया है कितना, बैक साइड दिया है आपका 1.56 मीटर, 1.56 मीटर बैक साइड 1.56 मीटर दिया हुआ है, और फोर साइड ऑफ अ पॉइंट टेकन एज 1.65 मीटर दिया हुआ है ना। तो आपका रिड्यूस लेवल दिया है बेंचमार्क का 150, ठीक है। ये आपका 150 मीटर आपका दिया है बेंचमार्क पे, है ना। तो आपको निकालना है जो है उस पॉइंट का जहां पे ये बैक साइड फोर साइड लिया गया है, वहां से रिड्यूस लेवल निकालना, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले बैक साइड में जोड़ देते हैं, तो 150 + 1.56 जोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं फोर साइड को घटा देते हैं, है ना। यही तो करते हैं, बैक साइड को जोड़ा जाता है, बाकी इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को घटाया जाता है। तो क्या करेंगे 150 + 1.56 - 1.65, 149.91। लिखा है बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेबल एट अ बेंचमार्क इज 1.56 मीटर, ठीक है। तो बेंचमार्क पर अगर हमने रीडिंग ली तो 1.150 + 1.56 ये आपके लाइन ऑफ साइट की हाइट हो गई, है ना। लाइन ऑफ साइट की हाइट हो गई, और फिर पूछा कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट ए इफ द रिड्यूस as it taken on an inverted staff। देखिए एक लाइन हमने गलत नहीं पढ़ा, देखिए इन्वर्टेड स्टाफ लिखा हुआ है, तो ये रीडिंग आपकी ऑटोमेटिकली माइनस में आएगी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 165 जो है 1.65 आपका प्लस होगा। देखिए 1.65 आपका क्या होगा, प्लस होगा, तो 153.21 हो जाएगा, 153.21 मीटर। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारी तरह आप भी गलत हो जाएंगे, है ना। 24th का कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ लिखा है, मतलब स्टाफ की रीडिंग को माइनस में लिखा जाएगा, और जब माइनस में लिखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। चलिए भैया 25 की तरफ चलते हैं। क्वार्टर सेंचुरी 25 क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू द ऑब्जेक्टिव स्टेडी इंटरवल, ठीक है। F/I की बात किया है, तो यह क्या होता है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा, सेकंड, 25 का सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं 26 की तरफ। 26 है हमारा, बहुत परेशान कर रहा है क्वेश्चन, इधर उधर हो गया। 26 है हमारा कि कैलकुलेट द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव ग्लास। देखिए फोकल लेंथ आपको दे दिया है 250 mm,
250 mm, ठीक है। और क्या दे दिया, स्टेडिया इंटरसेप्ट आई दे दिया है 2 mm, ठीक है। स्टेडिया इंटरसेप्ट 2 mm दे दिया है, और डिस्टेंस आपका दे दिया 190 mm, डी आपका 190 mm, ठीक है। तो एडिटिव क्या होता है आपका, तो एफ प्लस डी होता है ना। तो एफ 250 प्लस 190 कितना हो जाएगा, 440 mm। 440 mm कहीं दिख रहा है एडिटिव, ठीक है। लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन 440 mm, लेकिन 2 ऑप्शन दिए हैं, तीसरा और चौथा, तो अभी आपको और करना पड़ेगा मशक्कत। तो मल्टीप्लाइंग में आपको क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई मतलब 250 अपॉन आई 2 125 mm। अब तो आओगे भैया, हाँ अब आओगे 26 का 4। सीधा ना माने तो टेढ़े समझाओ भाई, है। 27 की तरफ चलते हैं। 27 है हमारा 27 है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है उसमें प्लम्बिंग फॉर्क का क्या काम होता है, सेंटरिंग करने के लिए, ठीक है। तो यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 28 की तरफ। 28 हमारा द वर्नियर स्केल इन व्हिच द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन। मतलब आपका जी जो है वर्नियर स्केल्स का डिवीजन छोटा है, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है, तो आपका डायरेक्ट वर्नियर होता है ये। अगर आपका जो है मेन स्केल का डिवीजन छोटा हो जाए और आपका क्या वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा हो जाए तो आपका एक्सटेंडेड वर्नियर कहलाता है। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है कि जो आपका वर्नियर जो है मेन स्केल की दिशा में ना चल के उल्टी दिशा में चलता है। डबल वर्नियर क्या होता है कि आपके दोनों तरफ मेन स्केल के दोनों तरफ वर्नियर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन समझ में आ गए ना। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट वर्नियर, 28 का फर्स्ट। चलते हैं 29 की तरफ। 29 हमारा द मैक्सिमम एरर mm फॉर ड्राइंग। देखिए जो आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो इसमें 0.25 mm जो है, इससे ज्यादा एरर आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। ये मैक्सिमम एरर है, लिमिट। ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यार। 29 का थर्ड, 29 का थर्ड है ना, इसको तैयार रखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। लिखा 30 which of the following is true for the correction of curvature, it is proportional to the curvature correction क्या होता है, d square by 2r। इसी में से देख लीजिए जो जो रिलेशन दिया है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्टार, नहीं स्क्वायर होना चाहिए। इट ऑलवेज नेगेटिव, ये तो सही है। एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, सही है, यही आपका सही है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। 30 का सेकंड मतलब ये नेगेटिव होता है आपका, और जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 आपका क्या है, 31 है आपका the void ratio of soil sample 0.58 then the porosity। इसको भाई आप लोग कैलकुलेट करिए यार, कितना हमसे कराओगे, हैं? थोड़ा कुछ भी कर लिया करो, काम चोरी करते हो आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं। E बराबर 0.58 और n आपको ज्ञात करना है, तो n बराबर 1 अपॉन e प्लस e अपॉन 1 प्लस e। तो 0.58 अपॉन 1.58 कितना हो जाएगा, 0.58 अपॉन 1.58 0.367, मतलब सेकंड ऑप्शन 0.367, मतलब 31 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 32 की तरफ। 32 आपका है which of the following bonding is responsible for combine the silica gibbsite sheet in kaolin clay mineral। देखिए जो kaolin clay mineral होता है उसमें जो सिलिका और गिब्साइट शीट का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो 32 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको बॉन्ड सारे पढ़ने तो सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छा चला है, उसको आप देख लीजिए, है ना। सारे बॉन्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 33 की तरफ। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय, ठीक है। जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स आपको दिया है, कितना 1.65 ग्राम पर सीसी दिया है, ठीक है। और आपको दिया है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओमेगा बराबर 20.5% आपको दिया है, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, परसेंटेज एयर कंटेंट, मतलब आपको एसी ज्ञात करना है, ठीक है। एसी ज्ञात करना है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर 2.65 दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, एसी बराबर जो है आपका Na बराबर होता है AC इंटू एन। तो मतलब आपको Na ज्ञात करना है और n ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले n ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ओमेगा जी। आपने जो है पढ़ा होगा, तो वहां पे 1.65 रख दीजिए। 1 माइनस एन जी का क्या मान होता है 2.65, गामा डब्ल्यू आपका कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा 0.205 इंटू जी 2.65। यहां से आप Na निकालिए, Na निकालिए जल्दी से कैलकुलेट करिए भाई। 1.65 इंटू 2.205
इंटू 2.65 अपॉन 2.65, 1 माइनस आंसर मतलब ठीक है फिर से 1.65 इंटू 1 प्लस 0.205 इंटू 2.65 अपॉन 2.65, 1 माइनस तो 0.039, ठीक है कितना आ गया 0.039, ये आपका क्या आ गया एन। अब देखिए आपको पढ़ा होगा गामा डी बराबर होता है आपका, गामा डी बराबर होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है तो 1 प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन जो है गामा डी, ठीक है जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी हो जाएगा। तो जी गामा डब्ल्यू मतलब 2.65 इंटू 1 अपॉन गामा डी 1.65, तो यहां से ई आप कैलकुलेट करिए, ई आप कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 2.65 अपॉन 1.65 माइनस 1 तो 0.606 आपका आ गया, ठीक है। अब यहां से आप n कैलकुलेट करिए, तो n बराबर e अपॉन 1 प्लस ई मतलब 0.606 अपॉन 1.606 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.377 आपका आ गया। अब यहां पे रखिए तो AC NA की जगह पर 0.039 इक्वल टू AC इंटू n 0.3377, तो AC आपका यहां से निकल के आएगा कितना, AC आपका निकल के आएगा 0.039 अपॉन 0.377, तो कितना आ जाएगा 0.10 मतलब 0.1034 मतलब 10.34% आपका AC निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, पहला ऑप्शन सही है, तो 33 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 34th हमारा which of the following type of roller is most suitable for proof rolling subgrade and finishing operation of fills with clay and sandy soil। clay के लिए आपका कौन सा यूज करते हैं सी फुट रोलर, तो कौन सा सही हो जाएगा सेकंड, 34th का सेकंड। clay के लिए आप कौन सा यूज करते हैं सी फुट रोलर, ठीक। चलते हैं 35 की तरफ। तो 35 है हमारा, 35 जो दिया है द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन एंड एरिया ऑफ क्लोज कंटूर इज नोन एज। देखिए जो आपका ये होता है इसे वर्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, जो डिवाइड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन टू द बाय द एरिया ऑफ कंटूर, तो इसे हम वर्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो 35 का थर्ड ये आपका है, हाइड्रोलिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे वर्टिसिटी का पूरा अच्छे से क्या होता है बताएंगे, ठीक। अब बात करते हैं 36 का। 36 है हमारा कि in which of the following case the flow net cannot be drawn। फ्लो नेट आपको किस केस में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िए when flow is not governed by gravity। ग्रेविटी के द्वारा फ्लो नहीं होगा तो उसमें ना तो हेड लॉस होगा, ठीक है, ना तो फ्लो आपका कैसा होगा स्टेडी होगा, ना ही स्ट्रीमलाइंस मिलेंगी, तो आप कैसे ड्रा करेंगे फ्लो नेट, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बिना आप फ्लो नेट ड्रा नहीं कर सकते और ना ही, ठीक। तो ये आपका 36 का फोर्थ हो जाएगा, 36 का फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 37 की तरफ। लिखा है which of the expression represent the simplified form of Colebrook's equation to calculate friction factor if variable have their standard measurement। ठीक है, आपको कोलिब्रोक होता है एक जो है मोदी इक्वेशन होता है, मोडी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, और बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, हम आपको सारे बताएंगे, ठीक है, जो है फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें जो आपको कोलिब्रुक पूछा हुआ है, तो ये देखिए 1/√f 1.14 - 2 log Ks/d प्लस 9.35 Re/√f, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का, ठीक है। 37 का सेकंड ऑप्शन ये होता है, यही होता है आपका कोलिब्रुक जो है इक्वेशन, ठीक है। 38 है आपका द वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी du अपॉन dy आपको दिया है थीटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट थीटा दिया है, डायनामिक विस्कोसिटी आपको म्यू दिया है, ठीक है। तो आपको शियर स्ट्रेस ज्ञात करना है, तो टाउ बराबर क्या होता है म्यू इंटू du अपॉन dy, ठीक है, मतलब म्यू इंटू थीटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा म्यू थीटा, पहला ऑप्शन। 38 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 39 की तरफ। In which of the following unit of kinematic viscosity of fluid measured, जो है स्टोक्स आपको पता है, ठीक है। 39 का फोर्थ हो जाएगा, स्टोक्स आपको पता है ना, तो वही हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं 40 की तरफ। तो 40 हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है कि द हाइड्रोलिक रेडियस आपको दिया है आर, जो है आर दिया है आपको, ठीक है, आर दिया कितना 4.5 मीटर, और आपको क्या दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आपको दिया है 18.5 मीटर स्क्वायर। तो आपको ज्ञात क्या करना है, व्हाट इज द बेटेड पैरामीटर। तो पीडब्ल्यू बराबर क्या होता है, आर बराबर ए अपॉन पीडब्ल्यू होता है, ठीक है, आर बराबर ए अपॉन पीडब्ल्यू, तो आर बाई क्या हो जाएगा, ए बाई आर हो जाएगा,
ए बाई आर, ठीक है। तो एरिया आपका क्या है 18.5 अपॉन आर कितना है 4.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18.5 बटे 4.5 करिए 4.11 4.11, ठीक है। तो 14th का कौन सा सही हो जाएगा आपका 14th का फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं 41st क्वेश्चन की तरफ। 41st क्वेश्चन है हमारा 41st है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रेशर। प्रेशर आपका क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट गया किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो किलोग्राम का होता है मास, मीटर का एल और t-2 मतलब m l-1 t-2 m l-1 t-2 मतलब सेकंड ऑप्शन 41st का सेकंड से हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलते हैं 42nd की तरफ। द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम 80 मीटर लॉन्ग ऑफ सर्कुलर पाइप डायमीटर 30 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी इतना दिया, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप इज गिवन इतना, तो देन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, आपको हेड लॉस याद करना है। HF बराबर 4FLV² 2ZD आप करिए आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, तो HF बराबर क्या होता है 4FLV² 2ZD। तो HF आपको याद करना है, ठीक है। तो क्या निकालना है HF, तो दिया है लेंथ आपका पहले बात 4F दिया है 0.016, ठीक है। L आपका दिया है 800 मीटर और वेलोसिटी आपको दी है 0.26 मीटर पर सेकंड, जो है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू डी का मान, डायमीटर आप पाइप कितना दिया 30 सेंटीमीटर 0.3, इसको आप निकालिए। HF बराबर कितना आएगा आपका, आप कैलकुलेट करिए 14.7 आएगा आपका 14.7 मीटर, ठीक। कैलकुलेट हुआ आया, ठीक है। तो 42nd का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14.7 सेकंड, 42nd का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43rd है इफ अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज। देखिए टाइम की बात कर दिया, किसी टाइम पर सभी सेक्शन पर अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म है, और अगर जो है आप जाइए और किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन पे हर समय वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो स्टेडी फ्लो है, ठीक है। और पार्टिकुलर टाइम में किसी भी सेक्शन पे अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो थर्ड ऑप्शन 43rd का थर्ड। समझ में आ रहा भैया कि बस हम बोलते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 44th है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या होता है del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del ओमेगा अपॉन del z, ठीक है। ये v u ये सब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका दिया है 44th का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं 45th की तरफ। Which of the following statement is correct for sprinkler irrigation। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन दोनों कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, जब आपकी परमेबिलिटी एकदम कम हो और परमेबिलिटी एकदम हाई हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें कौन सा दिया है, इसमें दिया है फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा 45 का सेकंड। मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर साल की बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तब दोनों कंडीशन में आप क्या प्रोवाइड करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 46। कैलकुलेट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इफ द जो है डेप्थ एट द परमानेंट, देखिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर परसेंटेज ऑफ वाटर ज्ञात करना है। इसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर परसेंटेज ऑफ वाटर यानी फाई ज्ञात करना है, और फाई का डेप्थ दिया है 0.4 मीटर। पढ़िए क्वेश्चन, उसमें डेप्थ आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर आपके जो सॉइल में वाटर का डेप्थ है 0.4 मीटर है। ड्राई डेंसिटी सॉइल की 16 किलोमीटर पर मीटर, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। तो आप देखिए फाई डी बराबर क्या होता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू क्या डेप्थ आप जो है क्या रूट जोन डेप्थ इंटू फाई ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। तो इस फाई को निकालना है, रूट जोन डेप्थ नहीं दिया है क्या, रूट जोन डेप्थ पर मीटर निकालना है। तो डी आप क्या ले लेंगे 1 मीटर, ठीक है, पर मीटर निकालना है। तो 0.4 आपका दिया है 16 अपॉन 9.81 हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फाई। तो फाई कितना परसेंट आ जाएगा निकालिए 0.4 इंटू 9.81 अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा 24.525%, मतलब 0.245 मतलब 24.5%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड 46 का सेकंड। हमने आपको इरिगेशन पढ़ाया उसमें सब चीजें कराई हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको।
चलते हैं 47 की तरफ। Which of the following is the correct statement for the cross slope of the shoulder? शोल्डर का जो क्रॉस स्लोप होता है वो जो आपका मेन रोड का क्रॉस स्लोप है उससे ज्यादा स्टीपर होता है। कितना परसेंट? 0.5%। ठीक है, तो 0.5% स्टीपर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 47 का थर्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है। 48 है आपका कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिजाइन स्पीड। देखिए इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान देने लायक है, बस एक पॉइंट ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत करके चले जाएंगे। सिंगल लेन रोड का है, सिंगल लेन रोड के लिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो OSD के बराबर होता है, मतलब 2 × SSD के बराबर होता है, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, ISD के बराबर हो जाता है। ठीक है, सॉरी ISD के बराबर हो जाता है, 2 × SSD हो जाता है। ठीक, तो जो है वेलोसिटी आपको दी है 60 kmph, 60 kmph आपको वेलोसिटी दी है। सिंगल लेन रोड दिया, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड दिया है जो आपकी पता होता है। इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आप कितना देखिए, इसमें लेटरल लेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल? भाई SSD ज्ञात करना है तो लॉन्गिट्यूडनल लेंगे ना, तो 0.35 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा SSD पहले आप ज्ञात करेंगे तो BT + V²/2GF। ठीक है, V क्या हो जाएगा 60 × 5/18। करिए भाई, करिए ना, कितना हो जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड, 16.67 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा। अब SSD आप ज्ञात करिए 16.67 × 2.5 + 16.67 × 2.5 का सॉरी 16.67 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 × 0.35। देखिए इसमें आपको जो है 0.35 भी नहीं दिया था, तो आप कैसे करते? आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और लगा देना है इसको, और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना भैया। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे अलग रहिए, सबसे एक्टिव रहिए और एग्जाम टारगेट पर बने रहिए, है ना। 82.14 मीटर हो गया। तो OSD मतलब ISD आपका क्या हो जाएगा, मतलब 2 × 82.14 मतलब क्या हो जाएगा × 2 164.28 164.28 मीटर, है ना। ये आपका हो गया क्या थर्ड ऑप्शन 48 का थर्ड। चलते हैं 49 की तरफ। 49 क्वेश्चन है हमारा कि लिखा है व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड आप जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन आप कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर लीटर। आपको ग्लूकोज जो है 500 मिलीग्राम पर लीटर दिया है, तो उसके लिए ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इसमें देखिए आप ग्लूकोज है आपका क्या होता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, प्लस आप अभिक्रिया कराएंगे किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, और आप इसको संतुलित कराइए आप, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 6 12 और 6 18 मतलब 6 से यहां मल्टीप्लाई कर दिए, 6 यहां 6 यहां। ठीक है, तो आपका संतुलित हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। आप देखिए इतने जो है इतने ग्लूकोज के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो कितने ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए पहले हम देखते हैं। कार्बन का कितना होता है 12 × 6 कर दीजिए, प्लस 1 × 12 आप कर दीजिए, प्लस 6 × जो है 16 कर दीजिए। ठीक है, इतना कितना हो जाएगा ये 1272 प्लस 12 प्लस 16 का 96 96 6 36 6 9 6 3 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो टोटल करिए 6 2 8 2 10 और 9 1 10 7 17 1 18 180। ठीक है, 180 मिलीग्राम पर लीटर जो है ग्लूकोज के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 6 × 16 × 2 16 9 32 6 दूनी 12 × 16 16 96 ना 192 मिलीग्राम पर लीटर। कितना 192 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इतना चाहिए। तो 1 ग्राम जो है 1 मिलीग्राम जो है क्या मिलीग्राम क्या कह सकते हैं आप, जो भी आप कहिए। ठीक है, एक के लिए आप देखिए। ठीक है, एक के लिए आपको कितना चाहिए 192/180। तो कितना 500 मिलीग्राम के लिए आपको पूछा है मिलीग्राम पर लीटर के लिए, तो 192/180 × 500 तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा देखिए ना, 500 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 192/180 करेंगे तो जो है ज्यादा होगा। इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि 650 चला जाए, तो 533 से सही होना चाहिए, देखा जाता है। मुड़े 533 वाला ही सही है, तुक्का सही हो गया 533.33। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड। ये समझ में आया कि नहीं? 49 का थर्ड। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो रिएक्शन ऑक्शन भी केमिस्ट्री
हाथ मजबूत किए रहिए। 50वां है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग एमिशन इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन परत। तो ओजोन लेयर परत, हम कह परत, ठीक है, ओजोन लेयर, तो कितना हो जाएगा 50 का। 50 का आप देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये आपका मेजर होता है, प्राइमरली होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के आप 50 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है करिए। ठीक है, जय हिंद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, बाय।